उससे रेलेवेंट कुछ टास्क हैं उनको देखते हैं। पहला टास्क ये है कि डिटरमाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद ए। तो इसका मतलब ये है कि जी हमने इस लैंग्वेज के हर उस वर्ड को लेना है जो ए से शुरू होगा। तो उसका कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि हमारे पास ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। तो आपको पता है ए प्लस बी स्टेरिक आपके पास जितनी भी पॉसिबल कंकेटिनेशन होती हैं इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, कोई भी हमारे पास इस ए प्लस बी स्टेरिक से कोई भी वर्ड या स्ट्रिंग जनरेट होती है तो उससे पहले ए लगा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ड किससे शुरू हो रहा है, ए से। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें वो कह रहा है कि दी वर्ड बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स कितने हैं, 2 हैं, ए भी है और बी भी है। तो हमें अब चाहे हमारी मर्जी है चाहे हम ए से शुरू करें या बी से शुरू करें। अगर हम ए से शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या है जी हमारे पास वो वर्ड या स्ट्रिंग ए पे ही एंड होनी चाहिए। इसी तरह ही अगर हम कोई लेते हैं जो हमारे पास वर्ड आता है तो वो बी से शुरू होता है तो डेफिनेटली वो बी पे एंड हो। अब इसमें ना इन क्वेश्चंस में एक और हमारे पास कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जी हमने ये चेक करना है कि इसके ऊपर वर्ड जो लेंथ है वर्ड की वो तो इसके ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर वर्ड की लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें सिंगल ए और सिंगल बी को भी एक्सेप्ट करवाना है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक ए। अब आपको पता है कि ए प्लस बी स्टेरिक आपके पास ऑल पॉसिबल कंकेटिनेशन है। अगर यहाँ से हमारे पास नल भी आ जाता है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि हम इस क्या कर सकते हैं कि नल रख के तो हमारे पास ए है और लास्ट पे भी ए है। तो हमारे पास जो भी वर्ड होगा जो इस हमारे पोर्शन से आएगा तो वो ए से शुरू होगा और ए पे ही एंड होगा। बिल्कुल इसी तरह ही बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक बी है, तो हमारे पास यहाँ से भी जो वर्ड आता है वो बी से शुरू हो रहा है और बी पे ही एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एक टास्क है, कहता है जी वर्ड एंडिंग इन ए। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने पहले किया था बिगिनिंग विद ए, इसी तरह एंडिंग इन ए। तो हमने क्या करना है कि ए प्लस बी स्टेरिक ये ऑल पॉसिबल कंकेटिनेशन हमें दे रहा है लेकिन लास्ट पे हमने क्या लगा देना, बी लगा देना। तो इनमें से कोई भी वर्ड या कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास आती है इस वाले पोर्शन से ए प्लस बी स्टेरिक से तो डेफिनेटली वो किस पे एंड होगी, बी पे। बिल्कुल इसी तरह कहता है वर्ड नॉट एंडिंग इन ए। तो इसका मतलब है ये रेगुलर एक्सप्रेशन यही होगा ए प्लस बी स्टेरिक बी। तो नॉट एंडिंग इन ए का मतलब है कि बी पे एंड हो सकता है, ए पे एंड नहीं हो सकता है। आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारे पास इवन इवन लैंग्वेज क्या होती है। तो कहते हैं लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस लैंग्वेज में से कोई भी स्ट्रिंग है उसमें ए और बी दोनों का इवन होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक और है, आप देखें इसमें से जितनी भी पॉसिबल हमारे पास स्ट्रिंग्स बन रही हैं इसमें डबल ए आ रहा है, डबल बी आ रहा है, 4 एज आ रहे हैं, डबल ए डबल बी आ रहा है। तो हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर ए और बी की जो पोजीशन है वो वेरी कर सकती है लेकिन इसके अंदर जो लेंथ है वो इवन ए होने चाहिए और इवन बी होने चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे, डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी इंटू डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। अब आप देखो का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं आता तो नल आ सकता है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग आएगी तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, या तो डबल ए है या डबल बी है। अब आप देखो डबल ए हमें कहीं पे किसी भी स्टेट पे जाके चाहिए हो सकता है 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम, तो हम इसको भी क्लोजर में रख रहे हैं ए प्लस बी स्टेरिक और इस तरह से हमारे पास पूरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्लोजर में भी आ सकता है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, डबल ए प्लस डबल बी इंटू ए बी प्लस बी ए, डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। तो आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल डबल ए लेते हैं तो भी वो आपकी इवन इवन लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है, डबल बी लेते हैं तब भी वो कर रहा है, या आप प्लस के बाद वाला ये पूरा पोर्शन लेते हैं जिसमें से ए बी प्लस बी ए है, डबल ए प्लस डबल बी है इंटू ए बी प्लस बी है। तो आप इस कोई भी आप वर्ड लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो भी स्ट्रिंग मिलेगी या वर्ड मिलेगी उसमें इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज होंगे। कहता है जी नोट है, इट इज important to be clear about the difference of the following regular expression। रेगुलर एक्सप्रेशन वन R1 के नाम है,
जैसे वो कह रहा है ए स्टैरिक प्लस बी स्टैरिक, या रेगुलर एक्सप्रेशन टू R2 इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टैरिक। तो कहते हैं here R1 does not generate any string of concatenation of A and B। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि A प्लस बी ये पूरा यानी कि A प्लस बी होल स्टैरिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है जी कि हमारे पास कोई भी ऐसी पॉसिबल कंकैटिनेशन नहीं आ सकती जिसमें ए बी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी स्टैरिक हमारे पास सिंगल ए भी आ सकता है, सिंगल बी भी आ सकता है, और इनकी ए प्लस बी की पॉसिबल कंकैटिनेशन इन एनी लेंथ हमारे पास आ सकती है। तो कहता है वाइल R2 जनरेट सच स्ट्रिंग्स, तो ये स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है जिसमें कंकैटिनेशन आ सकती है। लेकिन अगर ए स्टैरिक प्लस बी स्टैरिक लिखा है तो इसमें ए और बी की कोई भी पॉसिबल कंकैटिनेशन नहीं आ सकती, जिसमें यानी कि कोई ऐसा वर्ड नहीं बन सकता जिसमें ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो ज़रा और मज़ीद अच्छा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है हमने फॉर ऑल वर्ड्स डेट कंटेन एग्जैक्टली टू एज और एग्जैक्टली टू बीज और एग्जैक्टली थ्री बीज बट नॉट मोर। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास या तो टू बी आए या थ्री बी आए, इससे ज्यादा ना आए। अब आप देखो कि ये फॉर एग्जांपल ये डिफाइन ओवर सिग्मा ए एंड बी है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो कि जी ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए आ सकता है, ए नहीं भी आ सकता, ए बहुत सारे आ सकते हैं। इसका मतलब है हमने पीछे क्लीन स्टार क्लोजर में ये पढ़ा था कि ए आ जाए ए ना आए, ए लेंथ में जितनी दफा मर्जी आ जाए, तो हम इसको स्टेरिक में रख सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जरा देखें, कहता है जी ए स्टेरिक बी, हमने बी को स्ट्रक कर दिया क्योंकि बी हमें कितनी दफा चाहिए, या तो टू टाइम चाहिए या थ्री टाइम, तो हमने बी को स्टेरिक में नहीं रखा। फिर ए यानी कि बी से पहले भी ए आ सकता है, बी के बाद भी आ सकता है, फिर बी ए स्टेरिक, तो इसका मतलब क्या है जी प्लस से पहले, तो हमारे पास बी जो है वो सिर्फ टू टाइम ही आएंगे क्योंकि वो क्लोजर में नहीं है। तो ए हमारे पास अगर हमने नहीं लेने तो हम ए की जगह पे नल पुट कर सकते हैं। अगर ए हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करती है कि हम इसकी कोई भी लेंथ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसकी, ए की, बी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, एक और बी ऐड कर दिया और एक ए और ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये क्या है, क्वांटिटी में थ्री में है, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि बी सिर्फ थ्री रहेंगे और हमारे पास जो ए है वो हमारे पास किसी भी क्वांटिटी में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर दिया है, ए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ए स्टेरिक, और बाकी रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी है। बिल्कुल इसी तरह दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन पे चलते हैं। कहते हैं जी कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स दैट हैव एग्जैक्टली वन डबल लेटर इन देम, यानी कि एक डबल लेटर जरूर आना चाहिए। वन डबल लेटर का मतलब क्या है, या तो डबल ए आए या डबल बी आए, एग्जैक्टली वन डबल लेटर। तो इसका जरा रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हमें एक चीज, जब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हुए एक चीज को हमने मेक श्योर करना है कि जो चीज वो एग्जैक्टली कह रहा है, हैविंग कह रहा है, कंटेनिंग कह रहा है, उसको हमने एक दफा जरूर लिख लेना है। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन के टू पोर्शन हो सकते हैं। एक हमारे पास या तो एग्जैक्टली वन डबल लेटर डबल ए आ सकता है या डबल बी आ सकता है। तो हमने क्या किया है, डबल ए को पहले लिख लिया और इसी तरह हमने डबल बी को भी पहले लिख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि जी डबल ए अगर आ गया है तो डबल बी ना आए, यानी कि इस पूरे वर्ड के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम स्ट्रिंग जनरेट करें तो डबल ए के अलावा कोई भी हमें स्ट्रिंग के अंदर ऐसी स्ट्रिंग ना मिले, सब स्ट्रिंग जिसके अंदर डबल ए अगेन पड़ा हो या डबल बी पड़ा हो। हाँ, डबल ए बहुत सारे हो सकते हैं, डबल बी हो सकते हैं, लेकिन वो कंसेक्टिव नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम डबल ए से पहले बी ए लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है जी कि हमारे पास बी ए, ये हमारे पास स्टैरिक में है, तो बी ए जब क्लोजर में जाएगा तो बी ए जनरेट करेगा, तो ये कोई भी स्ट्रिंग डबल ए की जनरेट नहीं करेगा। अब डबल से हम ए बी स्टैरिक लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी स्टैरिक क्लोजर में है, तो जब भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओपन होगी तो ए बी की ही स्ट्रिंग बनेगी, तो हमारे पास यहाँ पे डबल ए दोबारा जनरेट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ इसमें से हम एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर लेते हैं, ए बी डबल ए बी ए। अब क्या
या ए से ही स्ट्रिंग शुरू होगी, तो हम इससे ज़रा थोड़ा-सा हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऑप्शन रख लेते हैं। हम कहते हैं जी कि अगर हमें ये कोई भी स्ट्रिंग या वर्ड बी से शुरू करना है, तो हम यहाँ से बी ले सकते हैं। अगर हमें ए से ही है, तो हम यहाँ से नल ले सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने बी से शुरू किया है, हम बी पे भी एंड कर सकते हैं। अगर हमें बी पे एंड नहीं करना, तो डेफ़िनेटली बी ए स्टैटिक है, तो हर वो स्ट्रिंग जो इस पोर्शन से आएगी, वो ए पे एंड होगी। तो हम यहाँ से नल पुट कर लेंगे, तो ये हमारी स्ट्रिंग ए पे एंड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही आप यहाँ पे देखें, डबल ए की जगह पे क्या है? डबल बी है। बाकी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डबल ए के बाद बी ए रखा था, तो हमने डबल बी के बाद ए बी है। तो इसी तरह ही हमने बी ए पे स्ट्रिंग एंड नहीं करनी, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा कि ये बी ए आ जाएगा, तो बी ए का मतलब है कि हमारे पास 3 बी इकट्ठे हो जाएंगे। तो जिसमें वो कह रहा है कि डबल लेटर आना चाहिए, ट्रिपल नहीं आना चाहिए, तो हम बी ए रखेंगे स्टेरिक। तो बी ए स्टेरिक जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी में अगेन ओपन करेंगे, तो बी ए ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसे स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स नहीं आएंगे जो मोर देन 2 टाइम आ रहे होंगे। लाइक डबल बी एक ही टाइम पे आएगा, क्योंकि डबल बी जो है वो आपने देखा ही है, डबल ए को आपने देखा ही, ये इवन क्लोजर में भी नहीं है, तो ये जस्ट सिंपली 1 टाइम ही आएंगे। इसी तरह एक और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बना के जरा चेक करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स इन विच द लेटर बी इज नेवर ट्रिपल्ड, यानी कि वो कह रहा है बी जो है वो ट्रिपल नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स दैट नो वर्ड कंटेन द सब स्ट्रिंग ट्रिपल बी, यानी कि हमारे पास कोई भी वर्ड बने, उस वर्ड के अंदर हमारे पास कोई सब स्ट्रिंग ट्रिपल बी यानी कि बी 3 दफा इकट्ठा हमें वर्ड या स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलना चाहिए। अब इसका कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे हो सकता है कि हमें नल बी नहीं मिलता, कोई मसला नहीं है, एक दफा बी एक्सेप्टेड है और दूसरी दफा बी एक्सेप्टेड है। अब हमने ये कहा है कि ट्रिपल बी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि जी 3 से ज्यादा बी नहीं आनी चाहिए। 3 से ज्यादा बी हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास, अब आप देखें कि यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे 2 बी हैं, तो हम यहाँ पे इसको जरा नल प्लस बी प्लस डबल बी को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल 4b चाहिए और हम चाह रहे हैं कि जिसमें 3 बी इकट्ठे ना आए, तो हम पहले सिंगल ए आ सकता है, बी नहीं आया, कोई मसला नहीं है। फिर अगर हमारे पास आ रहा है ए के साथ बी लगा देते हैं कि अगर हमें 2b चाहिए, तो हम कह रहे हैं जी कि बी ए बी आ सकता है। अब यहाँ पे 2b है, अब हमें 4b चाहिए, तो हम कह रहे हैं कंसेक्टिव ना आए, तो हम इसके अंदर हमें ये ज़रूरी है कि कोई ऐसा अल्फ़ाबेट आना चाहिए जो ट्रिपल बी वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना, यानी कि क्रिएट ना करे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो बी की क्वांटिटी है वो हमारे जो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से डबल बी आता है तो ए है और ये डबल बी है, हमारे पास नंबर ऑफ बीज क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। डबल बी ए डबल बी आ सकता है, तो वर्ड की जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, 5, लेकिन उसमें नंबर ऑफ बीज क्या है, 4 है। और हमारे पास यहाँ पे सब ट्रिपल बी भी नहीं आ रही है। तो कहता है द वर्ड कैन बी एम्प्टी एंड स्टार्ट एंड एंड विद ए और बी, अ कंपल्सरी ए इज इंसर्टेड बिटवीन ऑल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि अब इस पूरे वर्ड में से आप इनको, अब आप देखो ए प्लस ए बी प्लस ए डबल बी, ये हमने क्लोजर में रखा है। ए डबल बी आएगा, तो फिर एक, अगर हम 2 टाइम लेना चाहते हैं तो फिर ए डबल बी आएगा, फिर हम लेना चाहते हैं तो फिर ए डबल बी आएगा। तो आप देखो कि जी हर दफा 2b के बाद एक ए आ रहा है, जो क्या कर रहा है कि ट्रिपल बी वाली स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होने नहीं दे रहा। अगर आप इसको इसके साथ भी कंकेटिनेट करते हो, तब भी आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती जिसमें ट्रिपल बी आ रहा है। ऐसे ही एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है, कहता है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल वर्ड्स इन विच ए इज ट्रिपल्ड और बी इज ट्रिपल्ड। अब कह रहा है या तो ए ट्रिपल हो जाए या बी ट्रिपल हो जाए, बट नॉट बोथ, लेकिन कोई ऐसा वर्ड ना आए जिसमें या ट्रिपल ए आ रहा है या ट्रिपल बी आ रहा है। जस्ट अगर ट्रिपल ए आ गया तो ट्रिपल बी ना आए, अगर ट्रिपल बी आ गया है तो ट्रिपल ए ना आए। कहता है दिस मीन्स ईच वर्ड कंटेन द सब स्ट्रिंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, बट नॉट बोथ। अब इसका जरा रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था जो चीज कही जाती है कि ये हो, ट्रिपल ए हो और ट्रिपल बी हो, तो हमने ट्रिपल ए लिख लिया। अब हमने क्या किया, जो प्रीवियस रेगुलर एक्सप्रेशन था उसमें हमें पता था कि ट्रिपल बी नहीं आ रहा। अगर ट्रिपल बी आ भी रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई
ए लाजमी आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ट्रिपल बी कभी भी इकट्ठा नहीं आ सकता, तो हमने ट्रिपल ए लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह इसका हम अगर रिवर्स करते हैं तो हमने ट्रिपल बी लिख दिया, तो जहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले रेगुलर एक्सप्रेशन में बी था वहां पे हमने ए पुट कर दिया। तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये कभी भी ट्रिपल ए की सब स्ट्रिंग जनरेट नहीं होने देगा। जब यहाँ पे जनरेट नहीं होगी तो हमने ट्रिपल बी रख दिया, तो ट्रिपल बी आ जाएगा। तो इसी तरह ही ट्रिपल बी के बाद वाला जो पोर्शन है वही है जो ट्रिपल बी से पहले वाला पोर्शन है, तो ये भी ट्रिपल ए की स्ट्रिंग जनरेट नहीं होने देगा। तो इस तरह से हम इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन, अब आप देखें ये वाला पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस से पहले हमें सिर्फ ट्रिपल ए जनरेट करके दे रहा है। इसमें से कोई भी वर्ड बनेगा उसमें सिर्फ ट्रिपल ए इकट्ठी स्ट्रिंग आएगी, बाकी पूरे वर्ड के अंदर आप जितना मर्जी क्लोजर को भी बढ़ाते रहें तब भी आपके पास ट्रिपल ए के अलावा ट्रिपल बी नहीं आएगा। और ट्रिपल ए मोर देन वन टाइम भी हमारे पास नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जी अगर हमारे पास ए है, ए क्लोजर प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ए एक्सपेंड कर सकता है कि ये, लेकिन आपके पास ट्रिपल बी नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह ट्रिपल बी आएगा, तो ट्रिपल ए जो है, क्योंकि ये ए जो है क्लोजर के बगैर पड़ा हुआ है, तो ये ए वन टाइम ही आएगा। हाँ, बी एक्सपेंड कर सकता है कि बी आपके पास मोर देन 1 2 3 4 5 6 ये एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जो हमारे पास है कि बाकी आप लोगों ने जरा देख लेने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जी मेरे पास, वो ये कहता है कि डब्ल्यू एक वर्ड है जिसके अंदर जो हमारे पास लेंथ आनी चाहिए वो कहते हैं 2 mod ऑफ 3, यानी कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है वो अगर हमारे पास आती है तो उसके अंदर जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो 2 mod ऑफ 3 आना चाहिए। अब हमें ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोड कैसे क्रिएट करना है। अब हमें पता है कि 3 का मोड क्या होता है कि वो जो 3 पे डिविजिबल है। अब a प्लस बी पार 3 का मतलब क्या है कि जी हमारे पास इसमें से जितने भी नंबर ऑफ एज या नंबर ऑफ बीज या इकट्ठे आएंगे उनको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमें रिमाइंडर 2 चाहिए। हमें रिमाइंडर 2 चाहिए का मतलब क्या है, यहाँ से अगर 3 आते हैं तो एटलीस्ट हमें 2 और अल्फाबेट्स चाहिए, चाहे वो डबल ए हो, चाहे ए बी हो, बी ए हो या डबल बी हो। अगर उसकी लेंथ 5 हो जाती है, अगर उसकी लेंथ 5 हो जाती है तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 3 पे डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 3, हमें रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड है। तो इसी तरह ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। इसी तरह ही कहता है जी रेगुलर एक्सप्रेशन 1, रेगुलर एक्सप्रेशन 2 एंड रेगुलर एक्सप्रेशन 3 बी 3 रेगुलर एक्सप्रेशंस shown that the language associated with R1 plus R2 into R3 is the same as the language associated with the R1 R3। अब R1 को R3 के साथ भी कर सकते हैं और R2 को R3 के साथ भी। तो R1 R2 plus R3 भी हो सकता है, is equivalent to R1 R2 plus R1 R3। This will be the same as providing the distributive law for regular expression। अब आपके पास ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप इसको जरा इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा। इसी तरह ही हमारे पास कहता है R1 plus R2 into R3, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन कैन बी आइदर R1 और R2। इनमें से अब कोई एक आ सकता है। हमें पता है कि जी रेगुलर एक्सप्रेशन में जो प्लस होता है वो और के मीनिंग में आता है। तो R1 प्लस R2 इंटू R3, अब हमें पता है R1 या R3 के साथ आ सकता है या R2 R3 के साथ आ सकता है। तो सेकंड एक्सप्रेशन इज ऑलवेज R3 because there are two possibilities R1 R3 और R2 R3। तो R1 into R1 plus R3, the first expression is always R1। अब R1 जो है या तो R2 के साथ आ सकता है या R3 के साथ। तो there are two possibilities for this language R1 R1 R3। तो आप इसको किसी भी R1 R2 को R3 के साथ कर सकते हैं या R1 को आप R2 के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं या R3 के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कैन अ लैंग्वेज बी एक्सप्रेस्ड मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या किसी लैंग्वेज को हम एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाइल गिवन
that a unique language is generated by the regular expression. अब डेफिनेटली इसका आंसर यस हो सकता है। हम एक लैंग्वेज का एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन जब हम एक लैंग्वेज का एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिवर्स लैंग्वेज बनाएंगे तो वो हमारे पास यूनिक लैंग्वेज कहलाएगी। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। डेफिनेशन है, टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने वाला कि जी रेगुलर एक्सप्रेशन कब हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे, जब वो एक ही लैंग्वेज को जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन वन है आर वन है ए प्लस बी स्टेरिक इंटू डबल ए प्लस डबल बी। या तो हमारे पास ए प्लस बी से बनने वाली कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग डबल ए पे एंड होगी या डबल बी पे एंड होगी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी स्टेरिक डबल ए प्लस ए प्लस बी स्टेरिक डबल बी। देन द बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन डबल ए और डबल बी। तो ये हमने इकट्ठा लिखने के बजाय सेपरेट लिख दिया, लेकिन अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करें तो हमारे पास ये ऐसी लैंग्वेज है जो हमेशा डबल ए पे एंड हो रही है, और ये ऐसी लैंग्वेज है जो हमेशा डबल बी पे एंड हो रही है। इसी तरह नोट है, कहता है आर वन डबल ए प्लस डबल बी, आर टू है ए प्लस बी। देन आर वन प्लस आर टू हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर वन इंटू आर टू हम इस तरह से लिख सकते हैं, या आर वन स्टेरिक हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो डेफिनेशन जरा देखते हैं। लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से बनती है वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। तो इट इज टू बी नोटेड दैट if R1 and R2 are regular expressions, अगर वो regular expression हैं corresponding to the languages like R1 language L1 से generate हो रहा है, R2 regular expression language 2 से generate हो रहा है, then the language is generated by R1 plus R2। तो हमारे पास ये R1 R2 R1 into R2 R2 R1 और R1 स्टैरिक और R2 स्टैरिक also are regular expression। मीन हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूनियन कर लें, हम उनको कंकैटिनेट कर लें, या हम उनका क्लोजर ले लें, तो हमारे पास क्या होंगी, रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाएंगे। इसी तरह हम एक नोट पढ़ लेते हैं जिसमें वो बता रहे हैं, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू आर रेगुलर mean expressed by R1 and R2 respectively, हमारे पास then the language expressed by R1 plus R2 mean language 1 plus R2 mean language 2। अगर हम इनका यूनियन ले लें, हम इनको कंकैटिनेट कर लें, हम इनका क्लोजर ले लें, तो कहते हैं जी कि also are regular languages। अब if R1 is equal to a double A plus double B R2 A plus B, then the language of strings generated by R1 plus R2 also a regular language। हमें पता है कि अगर R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, किसी रेगुलर लैंग्वेज L1 से जनरेट हो रहा है, R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है जो किसी लैंग्वेज L2 से जनरेट हो रहा है, तो हम इसको यूनियन करें, हम इसको कंकैटिनेट करें, या हम इसका क्लोजर लें, तो आल्सो रेगुलर लैंग्वेजेस। इसी तरह ही कहते हैं ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। तो इसको जरा देखते हैं कि क्या सारी फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं। तो कहते हैं कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। हमें अब क्या है कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी लेनी है, 2, स्टार्टिंग विद ए, और वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए। अब स्ट्रिंग की लेंथ भी 2 हो और ए से स्टार्ट हो, तो देन ए और बी में से कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं हमारे पास। 2 लेंथ के हमारे पास वर्ड्स तो 4 बनेंगे, डबल ए है, ए बी है, बी ए है और डबल बी है, लेकिन इसके ऊपर एक और कंडीशन है लेंथ के साथ, स्टार्ट भी ए से हो, तो इसका मतलब है ए बी और डबल ए ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। तो मे बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए प्लस ए बी, हेंस लैंग्वेज एल। तो कहते हैं बाय डिफाइनिंग इन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारे पास डबल ए प्लस
ए बी, ये इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इट इज टू बी नोटेड दैट इफ द लैंग्वेज कंटेन इवन 1000 वर्ड्स, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे 1000 वर्ड्स भी हैं, तो इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी एक्सप्रेस्ड प्लेसिंग प्लस। हमारे पास इसी तरह 1000 वर्ड्स आते हैं तो हम जस्ट क्या करते हैं, कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं प्लस के साथ बिटवीन ऑल वर्ड्स। Here, the special structure of regular expression is not important. Consider the language triple A double A B A double B double A B double B A and triple B that may be expressed by a regular expression। तो हमने क्या किया है इन सब के दरम्यान, अब ये हमारे पास कौन सी है, ऐसी लैंग्वेज है जिसके अल्फाबेट्स की लेंथ जो है वो 3 है, तो हमने इनके दरमियान में प्लस जो है वो पुट कर दिया। तो ये हम कुछ इस तरह से भी जनरेट कर सकते हैं कि हमारे पास 3 लेंथ है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप ए हमारे पास पॉसिबिलिटी है ए इस ए के साथ आ सकता है या इस ए के साथ आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह ए जो है या तो इस बी के साथ आ सकता है या इस बी के साथ आ सकता है। तो इसी तरह ही हमने इन सबको आपस में कंकैटिनेट किया तो हमारे पास जो टोटल वर्ड्स हैं वो कितने 8 हैं और हर वर्ड की जो लेंथ है वो हमारे पास 3 ही आ रही है। आगे जो नेक्स्ट लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का मेथड है वो है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेशन। जैसे हमने पीछे लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के मेथड डिस्कस किए जिसमें डिस्क्रिप्टिव था, रिकर्सिव था, रेगुलर एक्सप्रेशन था एंड फोर्थ हमारे पास है फाइनाइट ऑटोमेशन। तो इसके जरा रूल्स को हम जरा पढ़ लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेशन एफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन, फाइनाइट हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग वन इनिशियल एंड सम मे बी नॉन फाइनल और हमारे पास कुछ फाइनल हो सकती हैं। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स हैं जो सिग्मा से बिलोंग करेंगे जिससे इनपुट स्ट्रिंग्स बनेंगी और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज अ ट्रांजैक्शन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मीन हम जिस स्टेट पे हैं वहां से किसी इनपुट लेटर को रीड करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है हमें उस लेटर को रीड करने से किसी पर्टिकुलर स्टेट से वही स्टेट भी मिल सकती है और कोई और स्टेट भी मिलेगी। लेकिन डीएफए के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि हमें डीएफए के अंदर एक इनपुट लेटर को रीड करने से सिर्फ एक ही स्टेट मिलेगी, एक से ज्यादा स्टेट एक ही इनपुट लेटर को रीड करने से नहीं मिलेगी, या तो वही मिलेगी या कोई और मिलेगी। अब इसकी जरा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिग्मा ए बी है तो हमारे पास जो स्टेट्स हैं एक्स वाई जी हैं वेयर एक्स इज एन इनिशियल स्टेट एंड वाई इज फाइनल स्टेट। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन है, हम ट्रांजिशन जरा देख लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है। तो एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू जी, एट स्टेट एक्स रीडिंग बी गो टू वाई। अब इसको जरा साथ साथ हम एक ट्रांजिशन टेबल भी बना लेते हैं। तो आप देखें कि x जो है वो इनिशियल है तो हमारे पास मेथड है कि हम इनिशियल और फाइनल स्टेट को हम टू वेज में लिख सकते हैं। जिस भी स्टेट के साथ माइनस का साइन लगा होगा वो इनिशियल डिक्लेयर होगी और जिस स्टेट के साथ प्लस का साइन लगा होगा वो हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। तो कह रहे हैं एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू जी। तो अब देखें कि हमने x से a को रीड किया, हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं z पे। इसी तरह हमने x से b को रीड किया, कहाँ पे जा रहे हैं y पे। तो यही बात उसने प्रीवियस लिखी है एट स्टेट x रीडिंग b गो टू y। इसी तरह y स्टेट से हमने रीड किया a और b को तो हम कहाँ पे जाते हैं y पे, यानी कि वहां पे लूप लगा हुआ है। y से हमने a को रीड किया तब भी y मिल रहा है, y से b को रीड किया तब भी y मिल रहा है। इसी तरह ही हम नेक्स्ट देखते हैं एट स्टेट z वी रीड a एंड b। इसी तरह हमने y को रीड किया a और b को y ही मिल रहा है, इसे z से हमने a और b को रीड किया तो हमें z ही मिल रहा है। हम अब इसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इनिशियल स्टेट कौन सी है, x है, y हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है और z हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो हम इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम जरा एक चीज माइंड में रख लेते हैं कि x से हम a को रीड करते हैं तो z मिलता है, x से हम b को रीड करते हैं तो y मिलता है। तो हम यहाँ पे जरा देखें x हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, यहाँ से हमने a को रीड किया तो हमें z मिल रहा था और x से हमें b को रीड करते थे तो y मिल रहा था। अब y से हमने a और b को रीड किया तो y मिल रहा था, z से हमने a और b को रीड किया तो हमें z ही मिल रहा था। और यहाँ पे हमें पीछे क्लियर था कि z जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेट है, फाइनल स्टेट है। तो ये हमारे पास अब
इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब क्या ये हम बता सकते हैं कि इस फाइनाइट ऑटोमेशन में कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन चल रहे हैं? हमारे पास अब आप देखें कि एक्स से 2 ट्रांज़ैक्शंस हैं, ए और बी की। अब ए से शुरू होने वाली ट्रांज़ैक्शन फाइनल स्टेट में मूव कर रही है और बी से शुरू होने वाली नॉन फाइनल पे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है एनी लेंथ जो ए से शुरू हो रही है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, ठीक है? और जो बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो रही है और उसके बाद चाहे वो जो उसकी कितनी भी लेंथ है वो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट पे ही मूव कर रही है। अब रिमार्क्स है तो कहते हैं प्रीवियस ट्रांजैक्शन डायग्राम इज एन एफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी स्टार्टिंग विद ए इट मे बी नोटेड दैट द लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इस फाइनाइट ऑटोमेशन में कौन सी लैंग्वेज एक्सप्रेस हो रही थी जो स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही थी। तो ए प्लस बी स्टेरिक हमें पता है पॉसिबल कंकेटिनेशंस देता है, लेकिन उससे पहले ए लग जाए तो हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स हैं चाहे वो उसकी कोई भी लेंथ है, अगर हम यहाँ पे नल भी पुट कर लेते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट ए बच जाता है। तो ए हमें पता है कि ए इनिशियल स्टेट से ट्रांजिट होता है तो वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। अब हम आज वाले लेक्चर को जरा सम अप करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा है? रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पर देखा इवन इवन लैंग्वेज का, डिफरेंस बिटवीन ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक इनटू एंड ए प्लस बी स्टेरिक। तो ये हमने डिफरेंस देखा था कि जी ए स्टेरिक से जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो ए की पॉसिबल कंकेटिनेशन होंगी, बी स्टेरिक से जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो बी की पॉसिबल कंकेटिनेशन होंगी, लेकिन इनमें कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं बनेगी जो ए बी इकट्ठा आ सकता है, यानी कि उस वर्ड के अंदर ए बी इकट्ठे आ जाए। लेकिन ए प्लस बी स्टेरिक हमारे पास ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन था जिसमें ये अलहदा भी आ सकते हैं और इकट्ठे भी आ सकते हैं। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन देखें कि जी अगर इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? जो वो किसी सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उसका सम कर लें, प्रोडक्ट ले लें, क्लोजर ले लें तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होंगे। रेगुलर लैंग्वेजेस हमने देखा कि जी ऐसी लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन से बनती हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। फाइनाइट लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया हमने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है एफए का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद एफए के टपल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स एफए की करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को मजीद अच्छा कर देंगे। खुदा हाफिज।